हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप जानते हैं कि हमारी सीडीपी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें से कि हम अपने 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हर एक प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सीटेट ओटेट एग्ज़ाम्स में, तो उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है। इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी सजेस्ट। चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में ब्रेन प्लास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या सजेस्ट करता है। यहाँ पर ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब होता है ब्रेन एबिलिटी। ये प्लास्टिसिटी वर्ड जो दिया है इसका मीनिंग होता है यहाँ पर एबिलिटी, तो ये एक तरह से हमारा ब्रेन एबिलिटी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की फील्ड में ब्रेन एबिलिटी जो है वो क्या सजेस्ट करता है। ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है, एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात यहाँ पर की गई है कि चाइल्डहुड का और एडोलेसेंस का जो टोटल पीरियड होता है वो क्या है, वो एक सेंसिटिव पीरियड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो, इसको बहुत सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है, किसको, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस का पीरियड। तो अदर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमको हमारा आंसर यहाँ पर मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेज फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब होता है हेरिडिटी क्या है। ये हेरिडिटी एक तरह का प्रोसेस है। हेरिडिटी क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। पेरेंट्स से चाइल्ड में ये चीज़ें क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती हैं। तो क्वेश्चन है फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी बच्चे के, एंड सोर्सेज फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। तो ऑप्शंस में आते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है, हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। हेरिडिटी के बारे में बोला जा रहा है कि ये डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये गलत बात है, ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 है, इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट। ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, राइट आंसर यही है, इंटरैक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, नेवर इंटरैक्ट और इम्पैक्ट डेवलपमेंट में इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा और इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पर। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, हैव वेरी मिनिमल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट में इसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ना के बराबर। ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Now moving forward to next question number 63. A child acquires the earliest socialization lessons from। एक बच्चे को सबसे पहले सोशलाइजेशन के लेसन्स जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी के या फिर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको जो बेसिक नॉलेज है वो सबसे पहले कहाँ से मिलती है, स्कूल से, मीडिया से, पेरेंट से या न्यूज़पेपर से। तो स्कूल जाने के पहले बच्चा क्या पेरेंट के साथ रहता है, 3 या 4 साल की एज तक स्कूल जाने के पहले तो पेरेंट के साथ रहता है। तो उसको ये जो लेसन्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पेरेंट से मिलते हैं, पेरेंट से सीखता है वो। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 64। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सीटेट में ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू यूज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि जीन पियाजेट की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है
उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में बच्चा जो है वो सिंबल यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके वो सिंबल्स यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको पता है जीन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है उसके 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस दिए हैं इन्होंने। पहली स्टेज है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और 4th नंबर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और ये अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड हैं। सेंसरी मोटर की स्टेज क्या होती है 0 से 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल का होता है 2 से 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल का होता है 7 से 11 इयर्स और फॉर्मल ऑपरेशनल का होता है 12 प्लस। तो ऐसी कौन सी एज है जहाँ पर बच्चा सिंबल से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इशारों में बात करना स्टार्ट कर देता है? तो वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है जब बच्चा 2 से 7 साल की एज में होता है तब वो सिंबल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड। जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेशंस बोलते हैं, स्कीमास बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं या कॉन्सेप्ट बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्कीमास बोलते हैं उसको। कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इन लर्निंग इज डिस्कस्ड बाय। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? इस क्वेश्चन को भी आपको इम्पॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका वो ओटेट 2025 में आ चुका है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है लेव वाइगॉट्स्की ने, इसको याद कर लीजिए आप। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी और कॉन्सेप्ट गिवन बाय लेव वाइगॉट्स्की। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो यहाँ पर। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपकमिंग वीडियोज़। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन इज़ 24/7 ओपन फॉर यू। ओके, कमेंट सेक्शन यहाँ पर आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स टाइप करके सेंड कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। While describing the process of thinking, Lev Vygotsky categorically emphasized on the importance of culture, maturation, negative feedback या फिर reinforcement। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्चर। So while describing the process of thinking, Lev Vygotsky categorically emphasized on the importance of culture। और लेव वाइगॉट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी है ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 68। Who among the following proposed a sequence of development stages to describe moral reasoning among children and adult? इन चारों में से किसने एक डेवलपमेंट स्टेज की एक कौन सी थ्योरी दी है जिसमें कि मोरल रीजनिंग को डिस्क्राइब किया गया है बच्चों में और एडल्ट में, चिल्ड्रन एंड एडल्ट में? तो ये मोरल वर्ड जहाँ पर भी आपको दिख जाए ना तो आपको क्या करना है, वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आपको लॉरेंस कोलबर्ग में टिक कर देना है। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उनकी थ्योरी का नाम है मोरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोलबर्ग गिवन अ थ्योरी नेम्ड मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी है। तो आपको मोरल रीजनिंग की बात अगर बताई जा रही है तो वो लॉरेंस कोलबर्ग जी का दिया हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 69। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है।
असर्सन है यहाँ पर, अ टीचर शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटीरियल एंड एजुकेशनल रिसोर्स इन द क्लासरूम एंड शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देम। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? एक टीचर को बच्चों को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए और एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए क्लासरूम में, जिससे कि बच्चों को क्या मिलता है, एक तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं इन चीज़ों से, उनको एनकरेज करते हैं नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सही बात है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा। असर्सन जो यहाँ पर गिवन है वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रीज़न में यहाँ पर क्या दिया है? स्टूडेंट्स आर केपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन अ कंडक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, अगेन अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट है वो असर्सन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, अच्छा एक्सप्लेनेशन है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 70। इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर। इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट मार्क यहाँ पर करते चलिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2023 सीटेट में आ चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, PYQ से लिया हुआ है और इसका एक फॉर्मूला भी बनता है, IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लिख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए। फॉर्मूला है आपका IQ इज इक्वल टू MA/CA इंटू 100। MA का मतलब होता है यहाँ पे मेंटल एज और CA है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल एज। तो इंटेलिजेंस क्वोशंट टेस्ट आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, बायस्ड नॉर्म्स। बायस्ड नॉर्म इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिए ये वाले क्वेश्चन को। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 71। एज पर लेव वाइगोट्स्की लैंग्वेज, लेव वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक तरह से क्या है उनके हिसाब से? हिंडर्स थिंकिंग है, मतलब आपकी थिंकिंग में रुकावट पैदा करती है। हिंडर्स मतलब होता है रुकावट। फैसिलिटेट थिंकिंग, थिंकिंग को फैसिलिटेट करती है। हैज़ नो रोल इन फैसिलिटेट थिंकिंग, लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है थिंकिंग को फैसिलिटेट करने में। या फिर हैज़ वेरी स्लाइट इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग, थोड़ा बहुत प्रभाव है इसका थिंकिंग में। तो लैंग्वेज जो है वो किस चीज़ को प्रभावित करती है, उसका इम्पैक्ट किस चीज़ पर पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट थिंकिंग। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, अदर ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग द ऑप्शनल चॉइस ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल्स एंड फिजिकल साइंस फॉर बॉयज़ इज ग्राउंडेड इन। अच्छा, ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि गर्ल्स के लिए होम साइंस है और बॉयज़ लोगों के लिए क्या है भाई, फिजिकल साइंस है। ठीक है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, इसका क्या मतलब बन रहा है, इसका सेंस क्या निकल रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप का सेंस यहाँ पर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। गर्ल्स के लिए होम साइंस और बॉयज़ के लिए फिजिकल एजुकेशन, ऐसा क्यों? इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, या फिर दोनों के लिए चीज़ें सेम भी तो हो सकती हैं, ऐसा अलग अलग चीज़ क्यों, है ना? इस पर सवाल उठता है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा इसका राइट आंसर। अदर ऑप्शंस में क्या गिवन है? इंक्लूसिव अप्रोच। अच्छा, बोल रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं पैरेलली साथ साथ चल रही हैं, दोनों को एक साथ लेके कहाँ चल रहे हैं? यहाँ पे तो वो भेदभाव वाली कंडीशन आ जाती है ना भाई, अलग अलग क्यों है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो इंक्लूसिव तो हो नहीं सकता। जेंडर इक्वलिटी, यहाँ पे कौन सी जेंडर इक्वलिटी दिख रही है? दोनों लोगों को तो अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो इक्वलिटी तो यहाँ पर दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। और डिस्कवरी अप्रोच, अच्छा डिस्कवरी से क्या ही हो सकती है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 है, डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम इज़ अ डैश फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक क्लासरूम के अंदर जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, विविधता मतलब होता है अलग अलग कल्चर के बच्चों को, अलग अलग, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग कल्चर के, अलग अलग लैंग्वेज के बच्चों को लेके सबको एक तरह से एक इंक्लूसिव क्लासरूम को प्रमोट करना। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर वही होगा कि अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे। तो ये क्या है, एक तरह से प्रॉब्लम है, रिसोर्स है, हिंड्रेंस है या फिर बैरियर है। तो 73 का ऑप्शन होगा करेक्ट वाला रिसोर्स, सही आंसर हो जाएगा इसका रिसोर्स। डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम इज़ अ रिसोर्स फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक तरह से टीचिंग लर्निंग के रिसोर्स की तरह यहाँ पर ये काम करता है। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं, गलत है। दूसरा सी नंबर बोल रहा है हिंड्रेंस, मतलब ये रुकावट पैदा करेगा। बैरियर मतलब बोल रहा है ये भी एक तरह से क्या है, बाधा उत्पन्न करेगा, गलत बात है ये। तो रिसोर्स हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ असेसमेंट बिकम्स असेसमेंट एज लर्निंग फॉर स्टूडेंट। यहाँ पे 4 असेसमेंट दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं असेसमेंट के, और पूछ रहा है कि किस टाइप का असेसमेंट जो है वो असेसमेंट एज लर्निंग के जैसा काम करेगा। असेसमेंट एज लर्निंग के जैसा बच्चों के लिए कौन सा असेसमेंट होगा। 4 ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन नंबर ए है असेसमेंट डन बाय द टीचर एट द एंड ऑफ सेशन। असेसमेंट मतलब क्या, इवैल्यूएशन। असेसमेंट मतलब क्या होता है, एक तरह से इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो असेसमेंट डन बाय द टीचर इन द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड मतलब जब सेशन की एंड होगी तब वहाँ पे टीचर असेसमेंट करेगा, ये चीज़ गलत है। ऑप्शन नंबर बी है असेसमेंट डन बाय स्पेशल एजुकेटर बिफोर द सेशन। सेशन स्टार्ट होने के पहले स्पेशल एजुकेटर के द्वारा असेसमेंट करवाई जाएगी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होता है। सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट। तो जब भी असेसमेंट एज लर्निंग की जब भी बात आएगी तो आपको देखना है कि ऑप्शन में सेल्फ असेसमेंट अगर दिया हुआ है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको और ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है असेसमेंट डन थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 75। असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। असर्शन है यहाँ पर अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू रिवाइज क्वेश्चन एंड क्लैरिफाई डाउट्स वाइल लर्निंग अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट। ये बोल रहा है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टू रिवाइज क्वेश्चन रिवाइज करो और अपने डाउट्स क्लियर करो। कब, किसी भी न्यू कॉन्सेप्ट को पढ़ने में बच्चे लोग, आप लोग क्या करो, चीज़ों को रिवाइज करो, क्वेश्चन को रिवाइज करो, अपने डाउट क्लियर करो। इस बात के लिए टीचर को एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। सही है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना चाहिए। इसका रीज़न यहाँ पे दे रहा है कि रेजिंग क्वेश्चन क्रिएट्स अ ब्लॉक इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब रेजिंग क्वेश्चन मतलब बच्चों द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक तरह से ब्लॉक क्रिएट कर रहा है इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब उससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, ये बोल रहा है। तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, रॉन्ग हो जाएगा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और ए से जो है असर्शन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 76। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन of students belonging to disadvantaged group which of the following is likely to cause hindrance। hindrance मतलब एक तरह से हो जाएगा अलग करना, hindrance मतलब अलग करना, to separate तो क्वेश्चन है फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन। एक सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए, बच्चों के सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए, अच्छा, तो क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए ये 4 ऑप्शन में से कौन सा एक हिंड्रेंस बनेगा, कौन सा रुकावट बनेगा। रुकावट
Now come to question number 76. For successful inclusion of students belonging to disadvantaged group, which of the following is likely to cause hindrance? Hindrance मतलब होता है रुकावट। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो क्वेश्चन है कि जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक रुकावट बनेगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। ये तो रुकावट नहीं बनेगा, ये तो अच्छी बात है। बच्चे क्या हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बच्चों में क्या है, डाइवर्सिटी है, तो हमको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, रुकावट नहीं बनेगा ये। बी नंबर क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम देयर सोशल ग्रुप, ये भी सही है, हिंड्रेंस का काम नहीं करेगा ये। सी नंबर है हाईलाइटिंग डिफरेंसेस इन वेरियस प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिंग हायरार्कीज एमंग देम। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि उन बच्चों के बीच में हमको क्या करना चाहिए, डिफरेंसेस को हाईलाइट करना चाहिए, मतलब हमको क्लासरूम में ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, बच्चों को इंडिकेट करना चाहिए कि आप अलग हो सब एक दूसरे से, आप लोग एक जैसे नहीं हो, आप यहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आप वहाँ से बिलोंग कर रहे हो, आपकी सोसाइटी ऐसी, आपका कल्चर ऐसा, आपकी लैंग्वेज ऐसी। तो क्या ये करना सही होगा? ये करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये एक जो है ये एक हिंड्रेंस पैदा कर रहा है बच्चों के अंदर, है ना, रुकावट डालेगा ये इंक्लूसिवनेस में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जिन बच्चों को लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है, पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह से, उनके लिए क्या करना चाहिए हमें? आर ऑल अलाइक इन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, आर ऑल अलाइक इन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, वो सारे बच्चे वो सारे बच्चे एकेडमिक्स में एक जैसे होंगे। बच्चों के अंदर अगर लर्निंग डिफ़िकल्टी आ रही है कुछ बच्चों के अंदर, तो क्या वो सारे बच्चे एकेडमिक्स में एक जैसे होंगे? गलत है ये जो है वो गलत है, ये नहीं होगा। शुड बी टॉट इन अ स्पेशल स्कूल, उनको अलग से स्पेशल स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव, ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग है। डी नंबर है आर लाइकली टू डिफर इन देयर एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस। ठीक है, जिन बच्चों को लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं वो क्या होंगे, उनके एकेडमिक स्ट्रेंथ और चैलेंजेस क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं हो सकते ना यहाँ पर, तो अलग अलग होंगी उनकी चीज़ें। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये डी है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लो विज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, जिन बच्चों का लो विज़न है, लो विज़न मतलब कम दिखाई पड़ना, जो बच्चे कम देख सकते हैं, जिनकी आई साइट्स वीक हैं, आइज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए, कि इंक्लूजन मीन्स सारे बच्चे साथ में मिल के पढ़ें, तो वहाँ पर क्या इम्पॉर्टेंट है, हैव अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस इन द क्लास। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को जिनका लो विज़न है। असिस्टिव डिवाइस में क्या आता है, यहाँ पर मैग्नीफायर आता है, असिस्टिव डिवाइस में आपका मैग्नीफायर आता है, और क्या आता है, ऑप्टिकल एड्स भी आते हैं, है ना, ऑप्टिकल एड आप प्रोवाइड कीजिए बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या है कि हम बोर्ड में कुछ भी अगर लिखेंगे, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में, तो हम उसको बच्चों को प्रोनाउंस करके लाउडली वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखी हुई चीज़ों को हम उनको बोल बोल के रिपीट करके समझा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लो विज़न बच्चों के लिए, ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अदर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि हमको पहले ही हमारा आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 79 है स्टूडेंट्स हैविंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर,
ADHD, कभी कभी एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिए और इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD आर लाइकली टू, क्या होता है ये? हैविंग परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ इम्पल्सिविटी, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ADHD क्या है? हैव अ persistent pattern of impulsivity, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज लाइकली टू बी इफेक्टिव इन कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस? गिफ्टेडनेस मतलब यहाँ पर होता है टैलेंटेड, गिफ्टेडनेस मीन्स टैलेंटेड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, आपको 4 स्ट्रैटेजीज यहाँ पर गिवन है, आपको चूज़ करके बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक स्ट्रैटेजी बहुत इफ़ेक्टिव होगी, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी ज़रूरत के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर मोस्ट इफ़ेक्टिव होगी। ऑप्शन नंबर ए है गिविंग एडिशनल टाइम टू कॉम्प्रिहेंड इन्फॉर्मेशन। क्या जो टैलेंटेड बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है, क्या आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल टाइम देना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंड इन्फॉर्मेशन? उसको एक्स्ट्रा टाइम की क्या ही ज़रूरत है, उसको तो एक बार में चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा। बी नंबर है असाइनिंग सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। उस बच्चे को सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन देने की क्या ज़रूरत है ना? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। गिविंग चॉइस ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिविंग चॉइस ऑफ सेल्फ इनिशिएटेड हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क। ऑप्शन नंबर डी है कीपिंग लो एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस फ्रॉम देम। गिफ्टेडनेस बच्चों से, स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस, टैलेंटेड बच्चों से हमको सक्सेस की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगेन हमने 20 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे हैं। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और यहाँ पर जितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपके साथ किया है, तो आई होप आपको क्वेश्चन के साथ उनके जो ऑप्शंस हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने CDP की कोई बुक नहीं परचेज़ की है या अगर आप किसी बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर ही आपके लिए सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं इस सीरीज़ के अंदर, इस सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके PYQ से लिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने PYQ के रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में बन सकते हैं, अभी तक जो नहीं बने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। सो आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।